बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। 7th क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कर रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चों, जो आपने लास्ट 3 चैप्टर्स पढ़े थे, उनके नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किए जा चुके हैं। तो ये आपका न्यू चैप्टर है, तो इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, पोर्शंस में डिवाइड किया है, ताकि आपको रीडिंग जो है वो आप आसानी से कर सकें और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो हम अपना पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के एटम के बारे में हमने पढ़ा था कि एटम क्या है, इसको किन किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसके बारे में हमें किसने बताया इस पे, और इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था और देखा था कि एटम में कौन कौन सी और पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम मादे का सबसे छोटा जर्रा है जो आज़ादाना तौर पर मौजूद नहीं हो सकता। उसके बाद हम जो है एक ग्रीक फिलोसफर था डेमोक्रिटस, उसने फर्स्ट टाइम एटम का हमें आइडिया दिया था। 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम जॉन डाल्टन था, उसने हमें एटॉमिक मॉडल जो है फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया उसने। उसके मुताबिक क्या था कि ऑल मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एटम ना तो पैदा हो सकता है ना ही तबाह। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी वाटर की, कि अगर पानी के नीचे आग जला दी जाए तो पानी क्या है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब पानी बॉयल होता है उसमें से भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, और पानी गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बीकर से पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से आपने देखा कि वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो एटमॉस्फेयर में चला गया। पहले पानी लिक्विड फॉर्म में था, बाद में वो गैस की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया। इससे पता चलता है कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था कि एटम में क्या क्या कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमने उसको कंपेयर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स पे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमने पढ़ा था, अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो हमने इन तीनों को पढ़ा था कि एटम में सपोज ये आपका एक एटम है, ठीक है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है ये इसका है सेंट्रल पार्ट, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है इस सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट हैं। ठीक है, एटम के ये सेंट्रल पार्ट है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये है नेगेटिव, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पे है पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। उसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर क्या थे कि आपने देखा कि
एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट हैं इसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते थे बाय द कैपिटल अल्फाबेट जी से। अगर हम देखिए, इसके एग्जांपल में था कि अगर कार्बन के 6 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा, 6। और इसी तरह ऑक्सीजन की हमने बात की थी कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 8। इसके बाद हमने बात की थी मैस नंबर की, कि मैस नंबर क्या है। मैस नंबर, ये आपका एटम है, इसके सेंट्रल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का लेंगे सम, अगर सपोज यहाँ पे हम बात करें किसी भी, अगर सपोज यहाँ पे हम नियॉन का स्ट्रक्चर लें, इसमें 10 ही इसके प्रोटॉन्स हैं और 10 ही न्यूट्रॉन्स हैं। जब हम 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो क्या कितने हो जाएंगे, 20। तो ये आपका क्या होगा, न्यूऑन का मैस नंबर क्या होगा, 20। मैस नंबर ऑफ न्यूऑन कितना है, 20। तो मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कैपिटल अल्फाबेट ए से, ठीक है। इसके बाद हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर प्रेजेंट हो किसी एटम का और मैस नंबर भी प्रेजेंट हो, तो आप उसका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल कल देखी थी ऑक्सीजन की। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था मैस नंबर equals to number of protons plus number of neutrons। अगर आपके पास मैस नंबर भी है किसी एटम का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, तो आप इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे आपके पास कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6, और इसका मैस नंबर क्या होगा, 12, ठीक है। अब अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन के फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं स्टूडेंट्स, 6 एंड 12। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ। मैस नंबर है इसका, ये देखिए मैस नंबर है इसका 12 इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड, यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट माइनस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने थे, 6। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आप किसी भी एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर। अगर आपको ये एटॉमिक नंबर, मैस नंबर के बारे में अच्छे से पता है, तो आज का जो लेक्चर है वो आप बहुत अच्छी तरह से खुद भी कर सकते हैं सारा। आज का लेक्चर का नेम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in shells। in shells। स्टूडेंट्स, जब आपने रीडिंग करनी है तो अपनी साइंस की बुक अपने सामने रखें ताकि आपको पता हो कि टीचर किस पेज नंबर की और किस टॉपिक की आपको रीडिंग करवा रही हैं। अब हमारा जो आज का लेसन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब वी नो डैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि ये है आपका एटम,
ये है आप उसका न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गेट जो हैं ये घूमते हैं, ठीक है। अब है द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल्स। अब हम शेल्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि शेल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं शेल्स में। तो शेल्स की डेफिनेशन है द पाथ ऑफ the path of movement of electrons around the nucleus। आपने एक बात कल बार बार आपको बताई गई कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और इस जगह को क्या कहते हैं, द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसको क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की नकलो हरकत की राह को हम शेल्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है तो इसकी ये फर्स्ट शेल है, उसके बाद ये होगी इसकी सेकंड शेल, ठीक है। इसी तरह और डिफरेंट शेल्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद है हम शेल्स को और क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। शेल्स को अब हम और क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अब दीज शेल्स आर लेबल्ड एज के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू एटसेट्रा। अगर सपोज हम बात करें यहाँ पे, ये है इसका न्यूक्लियस, इसके बाद है ये फर्स्ट शेल है, इसको हम बोलेंगे के, इसको लेबल करेंगे के से। ये सेकंड शेल है, इसको हम कहेंगे एल। ये है थर्ड शेल के, एल, उसके बाद आएगा एम, और उसके बाद हम एक और शेल ड्रॉ करेंगे और उसको भी लेबल करेंगे एन। इसी तरह जितनी जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी इसी तरह इसको हम लेबल करते जाएंगे। फर्स्ट शेल को हमने सबसे पहले फर्स्ट शेल है इसको लेबल करेंगे के से, सेकंड शेल है उसको एल से, थर्ड शेल है उसको हम एम से, फोर्थ शेल है तो उसको एन से, और इसी तरह अगर शेल्स बढ़ती जाएंगी तो हम उसको साथ साथ लेबल भी करते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम We can calculate the number of electrons in a shell using the formula। अब number of electrons अगर आपके shells में हैं तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, number of electrons in a shell equals to 2 n की पावर 2। अब ये जो n है ये क्या है, ये नंबर ऑफ शेल है, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपने इसका बनाना हो आपको कैसे पता चलेगा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम में, एन में और इसी तरह और दूसरी शेल्स में। तो आप क्या करेंगे कि आप सपोज अगर के शेल का आपने फाइंड आउट करना है फॉर्मूला कि आपने पता करवाना है आपने, तो आप क्या करेंगे, 2 के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट शेल थी, ठीक है, हम लिखेंगे 1, फर्स्ट शेल की बात करें कि पावर 2 1 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो इससे हमें पता चला कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सपोज ड्रॉ करें तो यहाँ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, क्योंकि 1 शेल की बात की है। इसी तरह अगर हम एल शेल की बात करें, फॉर्मूला क्या था 2n की पावर 2। अब एल शेल को क्या कहते हैं, सेकंड शेल भी कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2
नंबर ऑफ शेल था, ये नंबर क्या है शेल का 2, यहाँ आएगा 2 की पावर 2, 2 आ जाएगा। 2 को हम 2 दफा लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आएगा 2 2 जार 4। उसके बाद हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जार 8। तो एल शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8। अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ किए। एल शेल में हमें पता चला, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, तो हमें पता चला कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एल शेल में एल शेल में होते हैं। इसी तरह अब हम एम शेल की बात करेंगे और एन की भी। एम शेल की अगर हम बात करें, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n की पावर 2। ये शेल कौन सी है 1 2। अब हम m की बात कर रहे हैं कि शेल नंबर है 3, तो अब n की जगह क्या आएगा 3 की पावर 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 3 3 जार 9 एंड 9 2 जार 18। तो हमें पता चला इस मल्टी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से कि m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप n की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n शेल इक्वल्स टू 2n की पावर 2। अब ये हमने बात की 1 2 3, n की शेल कौन सी है 4। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे 4 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 4 जार 16 एंड 16 2 जार 32। अब देखें, आपको पता चल गया, आपने जब वैल्यू पुट की है तो इससे हमें पता चला है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको सारे एक दफा लिख के दिखा देती हूँ कि के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमने एल शेल में देखा, एल शेल में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हमने एम शेल में देखा, फाइंड आउट की वैल्यू तो क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ शेल इज एन शेल, उसमें है 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एल शेल में 8, एम में 18 एंड एन में होंगे 32। इसी तरह अब आपने पेज नंबर अपनी बुक पेज नंबर 59 देखना है, उसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपके पास गिवन है तो आप उसको आसानी से जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेल में कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को वन बाय वन। अब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। Atomic structure of first 18 elements। ठीक है, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के हमें बताया गया है। सबसे पहले है नंबर 1 पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे है हाइड्रोजन, ये सिंबल है इसका H। ठीक है, नंबर ऑफ इसमें एटॉमिक नंबर इसका है 1 और इसका मास नंबर क्या है 1। ठीक है, सेकंड में है आपके पास हीलियम, इसका सिंबल क्या है He। ठीक है, इसको हमने, इसका एटॉमिक नंबर है 2 जबकि इसका मास नंबर क्या है 4। उसके बाद है नंबर 3 पे लिथियम, इसका सिंबल है Li।
3 है एटॉमिक नंबर, 7 है इसका मास नंबर। अब स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, जितने भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके, ठीक है। अब सबसे पहले है ये इसका न्यूक्लियस, ये इसकी फर्स्ट शेल, ये इसकी सेकंड शेल। अब ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 3, ठीक है। हम ये न्यूक्लियस इसका, इसको छोड़ के हम लिखेंगे सबसे पहले अपनी के शेल को में इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में आपने पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 and 2। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये के शेल थी आपकी। हम एक और शेल ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे L, और 2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, यहाँ आ गया वो 3। इसी तरह अगर मैं आपको फॉस्फोरस का करके दिखा दूं, फॉस्फोरस, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें ज्यादा है तो आपको पता चल जाए कि किस तरह आपने, अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर है तो आप इसको किस तरह से शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हमने फॉस्फोरस की बात की है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 15, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके 15 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 15। सबसे पहले हम न्यूक्लियस ड्रॉ किया हमने, सबसे बाद में इसकी आएगी के शेल। के शेल में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं इसमें, 2, 1, 2। सेकेंड शेल हम ड्रॉ करेंगे, टू के बाद एल शेल में हमने पढ़ा था, के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में है 8, एम शेल में है 18। अब जबकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15। अब 2 and 8 कितने हो जाएंगे, 10, और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5, रिमेनिंग 5 बच जाएंगे। दोनों को हम ऐड करेंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में हम करेंगे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 2 + 8 10। उसके बाद हम एक और शेल ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे एम शेल। कितने, 2 + 8 10। अब कितने पीछे रह गए, 15, रिमेनिंग रह गए 15, 5 रह गए, 1, 2, 3, 4 and 5। ये आपकी एम शेल तक इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें ड्रॉ किए। इसी तरह स्टूडेंट्स आप जो है अपने रिमेनिंग जो आपके एलिमेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर्स रह गए हैं एटम्स के, वो आप खुद से ड्रॉ करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप जो है वो अपनी टीचर से बार बार डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी इंशाल्लाह ऑनलाइन होम स्कूलिंग में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।